नमस्कार, वक्त हो गया है खबर 1 मिनट का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। देखते हैं 1 मिनट में खबर और उसका पूरा विश्लेषण। पार्टी में संगठन और सरकार में बदलाव के कयासों के बीच पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री बीएल सुरेश ने पार्टी के नेताओं से मुलाकात की। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात बेहद अहम है। अहम कई मायनों में है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी का राष्ट्रीय संगठन प्रदेश के हर एक मंत्री नेता को अलग अलग बिठाकर आधा घंटे बात कर रहा है। लखनऊ में लगातार 3 दिनों के मैराथन बैठकों के बाद फिलहाल केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। सूत्र बताते हैं कि दरअसल पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पंचायत चुनाव के नतीजे हैरान करने वाले हैं। कोरोना संक्रमण के दूसरे देश के दौरान पार्टी की स्थिति बहुत खराब हुई है। ऐसे में 8 महीने बाद होने वाले चुनाव कहीं उल्टे ना हो जाएं, इसलिए पार्टी का राष्ट्रीय संगठन सबसे अलग बात करके ये जानना चाहता है कि आखिर समस्या है कहाँ। बताया ये जा रहा है कि वो दिल्ली जाकर के उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट पार्टी आलाकमान के सामने रखेंगे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सियासी भविष्य को लेकर जो रणनीति होगी अब वो तय की जाएगी। अनामिका सी, न्यूज़ 18, लखनऊ। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन का बेतुका बयान सामने आया है। एसपी सांसद ने कहा कि पिछले 7 सालों में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनमें शरीयत के साथ छेड़छाड़ की गई। सरकार के ऐसे कामों से जो नाइंसाफियां हुई, उसके चलते ही देश में 2 बार बड़े तूफान आए हैं। साथ ही आसमानी आफत भी आई हुई है और कोविड के चलते हजारों लोग मर गए। एसपी सांसद का इशारा ताउते और यास तूफान की तरफ था। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी को कह दिया गया कि उनको नागरिकता नहीं मिलेगी, यानी कि मुसलमान को नागरिकता नहीं मिलेगी, बाकी सबको मिल जाएगी। तो ये जो नाइंसाफियाँ हुई हैं उसके एवज में आपने देखा कि हमारे देश के अंदर आसमानी आफतें कितनी आ रही हैं। 10-10 दिन में 2-2 तूफान आ गए। वहीं बीजेपी ने एलटी हसन के बयान पर निशाना साधा है। नाइंसाफी की जो बात कर रहे हैं, तो इन्हें नाइंसाफी जो नजर आ रही है एसटी हसन को और समाजवादी पार्टी के नेताओं को, वो ये है कि बरसाना में होली क्यों हो रही है, सीए का कानून क्यों आ रहा है देश में, धारा 370 क्यों समाप्त कर दी गई कश्मीर से। मिशन 2022 के लिए कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने ध्रुवीकरण का रास्ता अपनाया है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बस्ती और संत कबीरनगर के उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर देश के मुसलमान एक बार फिर से कांग्रेस के साथ आ जाए तो देश में लोकतंत्र मजबूत होगा और बीजेपी एक बार फिर से 2 सीटों तक सिमट जाएगी। वहीं पार्टी नेता राशिद अलवी ने कहा कि कांग्रेस किसी एक वर्ग की नहीं बल्कि सभी की पार्टी है। ये लड़ाई प्रदेश को ठीक करने की है, जनता की समस्याओं को हल करने की है। जनता में हर बिरादरी, हर मजहब का आदमी होता है। वहीं कांग्रेस नेता ओमकार सिंह ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान का बचाव किया है। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई कि कहा जा रहा है कि कांग्रेस माइनॉरिटी कार्ड खेल रही है। भाई, हर राजनीतिक पार्टी में सारे डिपार्टमेंट होते हैं। माइनॉरिटी सेल होता है, SC/ST डिपार्टमेंट होता है, बैकवर्ड डिपार्टमेंट होता है। तो हम वर्ग वाइज सब लोगों से बात करके उनकी समस्याओं को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं, उनकी नाराजगी को निपटाने का। गोंडा के वजीरगंज थाना क्षेत्र टिकरी गांव में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में धमाका हो गया। 2 मकान जमींदोज हो गए। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 8 लोगों की डेथ हुई है। इसमें मौके पर जैसे ही रेस्क्यू टीम पहुंची तो मलबे में से तुरंत 5 लोगों को जिनकी डेथ हो गई थी उनकी बॉडी निकाली गई और उसके बाद से फिर थोड़ी देर बाद और 2 शवों की बरामदगी हुई और एक व्यक्ति की डेथ आज सुबह 5:30 बजे के आसपास हुई है। घटना के बाद सीएम योगी ने ट्वीट किया और मृतक परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई है। साथ ही सीएम योगी ने अफसरों को तुरंत राहत और बचाव कार्य के साथ घायलों के उचित इलाज के निर्देश भी दिए। सीएम ने डीएम से इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट भी तलब की है। बता दें कि हादसे के दौरान 15 लोग मलबे में दब गए थे, जिसमें से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 7 का इलाज जारी है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गोंडा से जहां घर में हुए धमाके की जांच एटीएस ने शुरू कर दी है। धमाके की जांच अयोध्या से गोंडा पहुंची एटीएस की टीम। सिलेंडर फटने के निशान ना मिलने का दावा किया गया है। परिवार आतिशबाजी का काम करता था। आतिशबाजी से धमाके के एंगल से जांच शुरू की गई है। घर में धमाका होने से 8 लोगों की मौत हुई। देवमणि हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। देवमणि, एटीएस अब इस पूरे मामले की जांच करेगी? देखिए वरना जो कि जिस तरह से कल से जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, जो प्राइमरी इनपुट था पुलिस को या डायल 112 को कि गैस सिलेंडर में धमाका हुआ है जिसकी वजह से मकान ढहे हैं, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन क्योंकि जो फॉरेंसिक टीम पहुंची है वहां पे जो और टेक्निकल डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची है, उनको कहीं भी सिलेंडर के निशान फिलहाल नहीं मिले। इससे सुरक्षा एजेंसियां
सतर्क हुई और चूंकि ये भी स्थानीय लोगों से बातचीत जो हुई वहां पे जो एलआईयू की इस तरह की जानकारी है कि ये लोग पहले से पटाखे का काम करते थे। इसके पहले इनकी पुराने परिवार में चूंकि लाइसेंस था, अब चूंकि लाइसेंस इनके पास नहीं था, फिर भी कहीं ना कहीं दबी तरीके से कहीं ना कहीं ये लोग इस तरह से काम करते थे और पटाखे का कारोबार करते थे। स्थानीय पुलिस को इस बात की हालांकि जानकारी थी या नहीं थी, ये जांच का विषय है, लेकिन ये पटाखे का काम करते थे, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं कयास लगाई जा रही है कि कहीं घर में बारूद या इस तरह का कोई विस्फोटक पदार्थ रखा रहा होगा, जिसकी वजह से ये धमाका हुआ हो। क्योंकि जिस तरह से दो मकान ढहे हैं वो सिलेंडर की वजह से है या नहीं है, इसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई। तो एटीएस की टीम अयोध्या से मौके पर पहुंची है और वो जांच कर रही है। जांच के बाद ये निकल के आएगा कि या फिर जो मलबा हटाया जाएगा और भी काफी उसमें क्योंकि रेस्क्यू के बाद तमाम सारी चीजें जो इस तरह के एविडेंसेज अगर मिलेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेगी एटीएस या फिर जो यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां। लेकिन फिलहाल एटीएस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है और किस तरह का विस्फोट है, किस तीव्रता का था या फिर कुछ और यहाँ पे इस तरह के क्लू मिलने वाले हैं, ये एटीएस जांच के बाद बताएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवमणि। वैक्सीन लगा दी गई, उस सवाल का जवाब देते हुए नीति आयोग के मेंबर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा, प्रोटोकॉल के मुताबिक जिस कंपनी की पहली वैक्सीन लगी है उसी कंपनी की दूसरी वैक्सीन लगनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा कोई मामला सामने आया है तो इसकी जांच होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर दोनों ही डोजेज अलग अलग कंपनियों की लग भी गई है तो इसका किसी व्यक्ति पर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें सजग रहना है कि ऐसे नहीं हो, बिकॉज दैट इज हाउ इट शुड बी कि पहले जो टीका लगे उसी वैक्सीन का टीका लगे। लेकिन फिर भी अगर ऐसे हो भी गया, एसरटेन कर लीजिए, उस व्यक्ति को बेसिकली नॉट टू वरी, क्योंकि अगर उस एंटीजन से इम्यूनिटी बनी, दूसरे से बनी, इतना कोई सिग्निफिकेंट इशू नहीं होना चाहिए। वहीं डॉक्टर वीके पॉल ने बताया कि देश में एक व्यक्ति को अलग अलग वैक्सीन देने की कोई मंजूरी नहीं दी गई है। हालांकि कुछ देशों में से ट्रायल के तौर पर शुरू किया गया है। As of now, stick to the same first dose vaccine as the second. कुछ देशों में इस तरीके के क्योंकि हो रहा है सर, वो ट्रायल के तौर कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए यूपी में तेजी से तैयारी की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कानपुर में जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज माइक्रो मैनेजमेंट में जुट गया है, जहां एक तरफ बच्चों के लिए पीआईसीयू और एनआईसीयू बेड बनाए जा रहे हैं, तो वहीं स्टाफ को भी ट्रेन किया जा रहा है। हम लोगों ने बेसिकली स्टाफ नर्स चिन्हित करी हैं, कई बैचेस में बुलाएंगे, हर बैच का 2 दिनों पर ट्रेनिंग होगी और उनको बच्चों में चूँकि एक्सपीरियंस नहीं है काम करने का, तो हम उन्हें ट्रेन कर रहे हैं ताकि समय पड़ने पर हम इन लोगों का उपयोग कर सकें। और इसमें जो है बहुत बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है, जैसे उन्हें हैंड हाइजीन से लेके पीपी किट कैसे डॉन करना है, कैसे डॉक ऑफ करना है, या वो जाएंगे तो बच्चों को मॉनिटर कैसे करते हैं, हर मॉनिटर का उपयोग कैसे करना है। पहले फेज में नर्सेज और जूनियर डॉक्टरों को ट्रेनिंग दी जा रही है। दूसरे फेज में बच्चों के वार्ड में रहने वाली आया और वार्ड बॉय को भी ट्रेन किया जाएगा। फिलहाल नर्सेज की ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन आने वाले समय में वार्ड बॉय और आया तक की ट्रेनिंग की जाएगी। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। कुछ दिन पहले कानपुर के हैलेट अस्पताल पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगा था। वहीं अब हैलेट अस्पताल प्रशासन पर फिर गंभीर आरोप लगे हैं कि मौत के बाद मृतकों की फाइल ही गायब कर दी गई। कई मृतकों के परिजन अब आरटीआई भेजकर जवाब मांगने के लिए मजबूर हैं, जबकि कई परिजन लगातार मृत्यु प्रमाण पत्र लेने के लिए अस्पताल के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं सीएमओ ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि ऑपरेटर की एंट्री की वजह से ऐसा हुआ होगा। उन्होंने लिख के दे दिया कि हम मृत आदमी लेके आए थे, तो हम मृत आदमी नहीं लेके गए थे सर, हम तो जिंदा आदमी लेके गए थे। जब मैंने हैलेट हॉस्पिटल के प्रशासन से कोविड रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कोविड रिपोर्ट नहीं दी। जब इस बाबत सीएमओ से बात की गई तो उन्होंने बेहद ही लापरवाह लहजे में से सामान्य प्रक्रिया बताकर टाल दिया। हालांकि उन्होंने जांच की बात कही है। मृतकों के परिजन कागज के लिए अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके सुनने वाला कोई नहीं है। उसे कुछ भी कह लो, लापरवाही भी कह सकते हैं, क्योंकि इतने बड़े उसमें अगर वो जो चढ़ा रहा था ऑपरेटर, अगर वो पॉजिटिव आ गया था तो दूसरा उसे पूरी ट्रेनिंग देकर दूसरे से काम कराना चाहिए था। कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही लोगों की जानलेवा लापरवाही सामने आने लगी है। सड़कों पर उमड़ी भीड़ आगरा की शाह मार्केट की है। कोरोना कर्फ्यू में ढील मिलते ही लोग बेवजह सड़कों पर निकलते दिखाई देने लगे। जिन दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्राहकों को सामान खरीदने में ढील दी गई है, उन दुकानों पर जमा हो रही भीड़ चिंताजनक है। यह हालात तब हैं जब एसएसपी से लेकर एडीजी तक लगातार बाजारों में जाकर लोगों से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील कर रहे हैं।
इस बाजार में हजारों लोग इस वक्त मौजूद हैं, एक दूसरे से सटकर चल रहे हैं। दुकानदारों का भी रवैया ठीक नहीं है, क्योंकि दुकानों पर 4 लोगों से ज़्यादा, 4-5 लोगों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हर दुकान पर 10-10 लोग, 20-20 लोग खड़े हुए हैं। तो ये डरावनी तस्वीर आगरा की चिंता में डालेगी लोगों को। इसलिए ज़रूरी है कि कोरोना पर काबू पाने के लिए दुकानदारों के साथ साथ आम जन नियमों का पालन करें, तभी कोरोना पूरी तरह नियंत्रित हो पाएगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद कानपुर की सड़कों पर, बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है, ना ही मास्क जरूरी का मंत्र। यहाँ तक कि जिन्हें कोरोना नियमों का पालन करवाने की जिम्मेदारी दी गई है, वो पुलिस वाले भी बिना मास्क के ही नजर दिखाई दे रहे हैं, भले ही पुलिस कमिश्नर ने सख्ती के तमाम आदेश क्यों न दिए हों। शाम को 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति है, लेकिन दुकानें रात में 10 बजे तक खुल रही हैं। इसके अलावा जो ठेले वाले हैं वे भी सड़क पर नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो रात्रि का कर्फ्यू है वो पूरी तरीके से यहाँ पर फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते अब पुलिस कमिश्नर ने इस बात का आदेश दिया है कि पुलिस वाले सुनिश्चित करें कि रात में 7 बजे के बाद कोई भी दुकान खुली ना हो और इसके अलावा कोई भी ठेला सड़क पर नज़र ना आए। आप देख सकते हैं कि सामने एक पीआरवी खड़ी हुई है। पीआरवी में बैठे हुए सिपाही मास्क नहीं लगाए हुए हैं, वो खुद मर्यादा को भूल गए हैं, वो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब जिन लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है प्रोटोकॉल का पालन कराने की, खुद वो उसका पालन नहीं करेंगे तो लोगों से कैसे पालन करा पाएंगे। कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद संगम नगरी प्रयागराज में लोगों की काफी चहल पहल देखने को मिली। दुकानें भी कोविड नियमों के साथ खोली गईं, लेकिन पहले की तरह दुकानों पर ग्राहक नहीं नजर आए। या तो सन्नाटा पसरा रहा या फिर इक्का दुक्का ग्राहक ही खरीदारी के लिए आ रहे हैं। प्रयागराज में अब तमाम सहूलतें मिल रही हैं। वीकेंड लॉकडाउन अभी जारी रहेगा, इसके साथ साथ नाइट कर्फ्यू भी जारी है, लेकिन सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलने से 1 माह बाद जब दुकानें खुली हैं तो लोगों को बड़ी राहत भी मिली है। हालांकि लापरवाह लोग अभी भी बिना मास्क के घूमने से बाज नहीं आ रहे। कोरोना से बचने के लिए जरूरी है कि बेवजह बाहर ना निकलें, भले ही कोरोना कर्फ्यू में ढील ही क्यों ना दी गई हो। कोरोना कर्फ्यू में ढील के दूसरे दिन अयोध्या में सिटी मजिस्ट्रेट और एएसपी ने शहर का दौरा किया और कोविड प्रोटोकॉल की पालना के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में चौक क्षेत्र की 5 दुकानों को बंद करवा दिया। सिटी मजिस्ट्रेट सत्यप्रकाश ने बताया कि इन दुकानों पर सेल्समैन और सेल्स गर्ल बिना मास्क की बिक्री कर रहे थे और उन दुकानों के सामने गोले बने नहीं मिले। जब तक ये अपनी गलतियां नहीं सुधार लेते हैं, इनके शॉप के बाहर गोले नहीं बने हुए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इनके यहाँ ग्राहक कुछ ऐसे मिले जो बिना मास्क लगाए जो खरीदारी कर रहे थे, तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और जब इनमें सुधार आ जाएगा उसके बाद दुकानें लोगों को क्या हिदायत दे रहे हैं? लोगों को यही बता रहे हैं कि जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें, निकलते हैं तो फिर कोविड गाइडलाइंस का जो सरकार के द्वारा जो भिन्न जो है निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन करें, भली बात थी। कई दुकानदारों को चेतावनी भी दी गई कि वो खुद और अपने कर्मचारियों के चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। साथ ही जारी सभी गाइडलाइंस का पालन कर ही दुकान खोलें। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।